दोस्तों, क्या आपको पता है आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में रखे रखे कम होता रहता है। सुनकर आश्चर्य हुआ ना, ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, औसत मुद्रास्फीति की दर लगभग 6% वार्षिक रहती है, जबकि आपके बैंक के सेविंग अकाउंट पर 3 से 3.5% की दर से आपको वार्षिक ब्याज मिलता है। अगर आपके बैंक अकाउंट में साल भर के लिए 100 रुपये पड़े हैं तो एक वर्ष बाद में वो 100 रुपये ही रहेंगे, परंतु वास्तव में उनकी वैल्यू 97 ही रह जाएगी। पैसों की परचेजिंग पावर समय के अनुसार डाउन होती रहती है। दोस्तों, एक सक्षम और वित्तीय रूप से समझदार व्यक्ति के रूप में आपको पैसों का सही इस्तेमाल करना होगा। साथ ही कुछ फाइनेंशियल रूल्स भी अपनाने होंगे, जिससे कि आप इन्फ्लेशन को बीट करके अपने पैसों को ग्रो कर सकें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 7 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप अपने पैसों का सही इस्तेमाल करना सीखेंगे, साथ ही अपने पैसों को ग्रो भी कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। हमारा सबसे पहला पॉइंट है स्टार्ट इन्वेस्टिंग। या तो आप बिना सोचे समझे, जैसा सभी करते हैं, पैसे कमाने के पीछे भागते रहें, या स्मार्ट इन्वेस्टर की भांति कमाए हुए पैसों को काम पर लगाएं, जो आपको और अधिक पैसा कमा के दें। अगर आपको अपने पैसों को ग्रो करना है तो आपको आज से ही निवेश की शुरुआत करनी होगी। आप अपनी आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए एक इमरजेंसी फंड बनाएं, जिसे आप फिक्स डिपॉजिट या बैंक अकाउंट में रख सकते हैं, जो आपकी ज़रूरत के समय काम आ सके। दोस्तों, आप इमरजेंसी फंड का साइज अपनी मासिक आय का 3 से 4 गुना रख सकते हैं। आपके अतिरिक्त पैसे जिनकी आपको निकट भविष्य में आवश्यकता नहीं है, आपको उसे इन्वेस्ट करना चाहिए। आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, गोल्ड, पीपीएफ, एनपीएस आदि में निवेश कर सकते हैं। इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में से कुछ ऐसे प्लान्स भी हैं जिनमें आप टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं। इनमें इन्वेस्ट करने से आपका टैक्स तो बचेगा ही, साथ ही इन्वेस्ट किए हुए पैसों पर आपको रिटर्न भी प्राप्त होगा। सीधे तौर पर ये आपको डबल बेनिफिट देते हैं। आप अपनी सेविंग करने के लिए इन गोल्डन रूल्स का पालन कर सकते हैं। जैसे ही आपकी इनकम या सैलरी प्राप्त हो, आपको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे निकालने चाहिए, बाद में आप खर्च करें। ऐसा करने से आप फिजूल खर्चों से बचोगे, साथ ही आपकी बचत भी होने लगेगी। आपको अपनी आय का न्यूनतम 20% तो सेव करना ही चाहिए। अगर आपकी मंथली इनकम 20,000 रुपये है तो आप प्रत्येक महीने 4,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी आय में वृद्धि होती है, आपको अपनी सेविंग भी बढ़ानी चाहिए, जो आपके गोल्स को जल्दी प्राप्त करने में आपकी मदद करेगा। हमारा सेकंड पॉइंट है रेगुलर योर इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, हम में से अधिकांश निवेशक शुरुआत में किसी निवेश प्लान को लेकर काफ़ी उत्साहित रहते हैं, लेकिन हम बिना निवेश प्लान के, सही जानकारी के और उसे पर्याप्त समय दिए बिना ही अपने लक्ष्य और सपने संजो लेते हैं। दोस्तों, ये मानव प्रकृति रही है कि किसी काम को अति उत्साही होकर शुरू करना, जैसे कि एक्सरसाइज स्टार्ट करना या कोई नई भाषा को सीखना शुरू करना, परंतु कुछ समय पश्चात इन कामों से बोर होकर अपने हाथ खींच लेना। परंतु पैसों के मामले में ऐसा करना आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। सेविंग में भी बूंद बूंद से गड़ा बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि आप अचानक से अमीर बन जाएंगे। अधिकतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो मार्केट पर आधारित होते हैं, आपको उन्हें समय देना ही होगा। निवेश की जल्दी शुरुआत करें। दोस्तों, जेपी लिविंगस्टन, जो एक न्यूयॉर्क की एक महिला है, जो मात्र 28 वर्ष की उम्र में लगभग 17 करोड़ की संपत्ति के साथ में रिटायर हो गई। दोस्तों, ये काफ़ी प्रेरणादायक है, परंतु हो सकता है कि ये वीडियो आप 28 वर्ष की उम्र के बाद में देख रहे हो, लेकिन इसमें बिल्कुल भी निराशा की बात नहीं है। चाहे आपकी उम्र जो भी हो, जब आप अपने पैसे के बारे में जागरूक हुए, तब से आपको निवेश की शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको अपनी पॉकेट मनी का कुछ हिस्सा जरूर सेव करना चाहिए। ये थोड़ा कठिन जरूर है, परंतु आप थोड़ा अनचाहा खर्च काटकर थोड़ा बहुत सेविंग कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की जल्दी शुरुआत करने से आपके इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा वक्त मिलता है, जिससे कि आपके पैसों पर कंपाउंडिंग अधिक तेज होती है। चलिए इसे एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपने 2,000 रुपये पर मंथ की SIP 30 वर्ष की उम्र में स्टार्ट की। अब आपको 60 वर्ष की उम्र में रिटायर होना है। यहाँ पर 15% की दर से आपको 60 वर्ष की उम्र में लगभग 1.40 करोड़ की मैच्योरिटी प्राप्त होगी। लेकिन अगर आपने ये इन्वेस्टमेंट 20 वर्ष की उम्र में स्टार्ट कर दिया होता और आपको 60 वर्ष की उम्र में रिटायर होना होता, तो आपको 15% के रिटर्न के हिसाब से 6.28 करोड़ की मैच्योरिटी प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मात्र 10 वर्ष की उम्र में ही यहाँ पर मैच्योरिटी में लगभग 5 करोड़ रुपए का अंतर आ चुका है, जो कि काफ़ी बड़ा अंतर होता है।
डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। अंग्रेजी में एक कहावत है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बकेट। इसका मतलब है कि कभी भी आंख बंद करके अपना संपूर्ण निवेश किसी भी एक इन्वेस्टमेंट प्लान में ना करें। ऐसा करने से जोखिम की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। इसीलिए आपको अपना पैसा हमेशा अलग अलग जगह निवेश करना चाहिए, जिसे आप म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक, रियल एस्टेट, गोल्ड, पीपीएफ, बॉन्ड्स आदि निवेश विकल्पों में डिवाइड कर सकते हैं। बाई चांस किसी एक निवेश विकल्प में आपका इन्वेस्ट किया गया पैसा डूबता भी है तो बाकी निवेश विकल्प आपके पोर्टफोलियो को बचाने को तैयार रहते हैं। ऋणों से बचें। अगर देखा जाए तो लोन हमारे अमीर बनने में सबसे बड़ा रोड़ा होते हैं। लगातार ऋण का बोझ ढोने के कारण हम बचत करने के बारे में सोच भी नहीं पाते। एक तरफ से देखा जाए तो लोन लेना हमारे लिए अति आवश्यक भी हो जाता है, जैसे कि एजुकेशन लोन, होम लोन आदि। इसलिए मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि आपको अपने निवेश की जल्दी शुरुआत करनी चाहिए, जिससे आप अपने गोल्स के लिए निवेश के द्वारा एक बड़ी राशि इकट्ठी कर सकें। अगर बड़े लोन के अलावा अन्य छोटे मोटे डेब्ट्स की बात की जाए तो भी हम अपनी लाइफ को लग्जूरियस बनाने के लिए छोटे मोटे ऋण लेते रहते हैं, जैसे कि कोई बड़ा टीवी लेना या कोई महंगा फ़ोन लेना। दोस्तों, ऐसी लग्जरी वाली चीज़ें हमारे शौक को पूरा कर सकती है, साथ ही हमें अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों में इज्जत दिला सकती है, परंतु साथ में ये हमें वित्तीय रूप से कमज़ोर भी बनाती है। ये सब विलासितापूर्ण चीज़ें आपको एक नया स्टैंडर्ड देती है, जिससे आप चाहकर भी नीचे नहीं आ सकते। हेल्थ इंश्योरेंस रखें। हेल्थ इंश्योरेंस आपकी वेल्थ को ग्रो करने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, परंतु हेल्थ इंश्योरेंस आपकी सेविंग को बनाए रखने के लिए एक असरदार तरीका जरूर है। अगर किसी के परिवार के कोई सदस्य को कोई क्रिटिकल बीमारी हो गई है, ऐसी स्थिति में अस्पताल और बेड का खर्चा बहुत अधिक महंगा पड़ सकता है। ये बीमारी का खर्च उस परिवार की पूरी सेविंग खत्म कर सकता है, साथ ही उस परिवार पर बहुत बड़ा कर्जा भी हो सकता है। इसलिए आपको अस्पताल और बीमारियों के बारीक खर्च के झंझट में पड़ने से बढ़िया है कि आप अपने लिए एक समझदारी से एक हेल्थ कवर जरूर लें। हमारा लास्ट पॉइंट है, फिजूल खर्चों में कटौती करें। दोस्तों, वेल्थ क्रिएट करने का ये मेरा अंतिम और महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल कंजूस बनकर अपनी लाइफ के अच्छे दिनों को यूं ही गंवा दें। आपको जरूरी और गैर जरूरी खर्चों के बीच में अंतर को समझना होगा, जैसे कि बाहर खाना खाना। इसमें कमी करना आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा और इससे आपके पैसे भी बचेंगे। आपको आवश्यक चीज़ों में निश्चित तौर पर पैसा खर्च करना चाहिए, परंतु जिन चीज़ों के बिना आप आसानी से काम चला सकते हैं उन पर खर्च करने का कोई तुक नहीं बनता। अगर आप रेगुलरली छोटे मोटे फिजूल खर्चों को करने से बचेंगे तो आप कुछ ही समय में अपने बजट में सुधार महसूस करेंगे। आप इन अतिरिक्त बचे हुए पैसों को कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं या किसी अन्य उपयोगी काम में प्रयोग ले सकते हैं। दोस्तों, अंतिम रूप से मैं यही कहना चाहूँगा कि अमीर हम सब बनना चाहते हैं, परंतु हम में से अधिकांश बस अमीर कैसे बने ये सोचते रहते हैं और अमीर बनने के लिए शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं। अगर आप बस ज़्यादा पैसे कमाने के पीछे भागेंगे और कमाए हुए पैसों का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको अपने पैसों को रेगुलर रूप से इन्वेस्ट करना चाहिए, जो आपको अच्छा रिटर्न बना कर दें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मनी मैनेजमेंट का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।